हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। Good evening, sir. नो रिस्पॉन्स। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. आर यू देयर इन द क्लास? Yes, sir. Yes, sir. हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, Hello, sir. sir. Hello, sir. यस। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, sir. यस, वीडियोस ऑन करिए जो लोग कर सकते हैं। कोशिश करिए सभी लोग वीडियो ऑन कर सकें। ऑलराइट, स्टार्ट करें क्लास। ओके, सो हाँ, यस, somebody wants to say something? अर्पिता, यागिक एंड अर्नव। ठीक है, सौम्या तू तो वीडियो ऑन कर सकती है। ऑल राइट, ओनली समरथ। चलिए, एनीवे समरथ, यू आर इन द क्लास? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हम लोगों ने इनइक्वालिटीज कंप्लीट किया और लॉगरिथम्स पढ़ा। ठीक है, inequalities and logarithms were very basic chapters which will be used in every chapter. ठीक है, similarly trigonometry is just like that. ट्रिग्नोमेट्री जो है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में से वो बहुत ही कम आते हैं जनरली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट इट इज यूज्ड इन ऑल अदर चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग 10th में भी पढ़ते हो, प्रोबेबली कुछ जगह पे 9th में भी शायद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बट जो अब हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, दैट इज रियली अमेजिंग, और उसको अच्छी तरह से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, शुरू में थ्योरी ज्यादा होगा, राइट? क्योंकि थ्योरी जब तक मेरे ख्याल से 4 या 5 क्लासेस मुझे केवल थ्योरी में लग जाएगा, तब जाके हम एग्जाम्पल्स ले पाएंगे और फिर जाके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 10th के लेवल जैसा ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, बिल्कुल भूल जाओ उसको। जो 10th में पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री है वो कुछ खास काम का आने वाला नहीं है। ठीक है, वो तो इतना बेसिक होता है कि अगर मैं अभी 5 मिनट में रिवाइज करवा सकता हूँ 10th का ट्रिग्नोमेट्री पूरा, है ना, उसमें कुछ होता नहीं है। सो द ट्रिग्नोमेट्री विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज वेरी यूजफुल। सभी जगह पे काम आने वाला है, सारे चैप्टर्स में काम आने वाला है, फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आने वाला है। ठीक है, एवरीवेयर। सो लेट अस स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री को हम स्टडी करने से पहले एंगल की बात करते हैं। एंगल को हम मेजर करते हैं, डिग्रीज में मेजर करते हैं जनरली। अभी तक जो तुम लोगों ने पढ़ा है वो डिग्रीज में मेजर करना सीखा है, और उसमें भी 0 से लेके 90 डिग्री तक ही ज्यादा यूज किया होगा। मेरे ख्याल से 90 से ज्यादा बहुत ही कम लोगों ने यूज किया होगा। ठीक है, हाँ, बट अर्णव एक आईबी का स्टूडेंट भी अपनी क्लास में, शायद हो सकता है उसने रेडियन यूज किया हो और 90 से ज्यादा भी शायद एंगल यूज किया हो। ठीक है, अदरवाइज सीबीएसई में केवल 90 तक का यूज करते हैं और उसमें हम रेडियंस भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक नया यूनिट एंगल के लिए डिफाइन करने वाले हैं। ओके, और उसको हम बोलते हैं रेडियन। करेक्ट? तो रेडियन में हम कैसे डिफाइन करते हैं एंगल को, रेडियन क्या होता है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। ठीक है, बट उससे पहले देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग एन एंगल। ओके, वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल। सेक्साडेसिमल
सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल। सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल में क्या होता है कि हम एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 3 सिस्टम्स हम लोग यूज करते हैं। सेक्साडेसिमल, जिसको कि इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल भी बोलते हैं, बिकॉज दिस वाज इन्वेंटेड बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, इसलिए इसको इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल भी बोलते हैं। इन दिस सिस्टम वन राइट एंगल, कोई भी आपने एक राइट एंगल बनाया, उस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, एंड ईच पार्ट, द स्मॉलर पार्ट, इज नोन एज 1 डिग्री। और डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर हम एक या तो पॉइंट लगा देते हैं या एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, वन राइट एंगल is a constant quantity, so is degree is a constant quantity. राइट एंगल तो फिक्स्ड है, क्या होता है राइट एंगल सभी लोग समझते हैं, तो फिर उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो भी कांस्टेंट ही होने वाला है, वेरिएबल तो होगा नहीं। ठीक है, अब कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए सब जगह। ठीक है, यानी हम इसको एज ए यूनिट काम में ले सकते हैं। ये जो राइट एंगल है वो यहाँ पर भी सेम है, अमेरिका में भी सेम है, जर्मनी में भी सेम होगा, जापान में भी सेम ही रहेगा। तो इट्स अ कांस्टेंट थिंग, दैट्स व्हाई वी कैन यूज इट एज अ यूनिट टू मेजर समथिंग which we use for measuring an angle. Okay, so one right angle is equal to 90 degree. 90 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब थोड़े इससे और छोटे पार्ट्स पे आ जाते हैं। छोटे पार्ट्स और बनाए हमने। 1 डिग्री जो एंगल है इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, 60 पार्ट्स में, 60 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, एंड दैट स्मॉलर पार्ट जो हमने 60 में डिवाइड किया है उसको बोलते हैं, जो डिग्री से भी छोटा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं 1 मिनट। नाउ डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, यहां पर ये जो मिनट में यूज कर रहा हूं वो वाला यूनिट नहीं है जो हम टाइम के लिए यूज करते हैं। ओके, देखो वर्ड जो है वो एक ही हो सकता है, जैसे एक ही नाम जो है वो हम अलग अलग बच्चों को दे सकते हैं, अलग बहुत सारे बच्चे होते हैं एक ही नाम के। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि एक ही वर्ड जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग सेंस में यूज हो सकता है। यहाँ जो मैं मिनट यूज कर रहा हूँ वो टाइम के सेंस में यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ आई एम यूजिंग द मिनट वर्ड फॉर मेजरिंग एन एंगल विच इज अ स्मॉलर यूनिट देन द डिग्री। So 1 degree is divided into 60 minutes. So 1 degree is equal to 60 minute. और सिंबल ये वाला हम यूज करते हैं, ऐसे एक ऊपर स्लैश लगा देते हैं, 60 मिनट। ओके, एंड देन फर्दर दिस 1 मिनट is again divided in 60 equal parts, and that is known as seconds. 60 seconds. ठीक है, मिनट और सेकंड्स नाम सेम है बट टाइम के सेंस में यूज नहीं हो रहा है, ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो 1 right angle is equal to 90 degree, 1 degree is equal to 60 minutes, and then 1 minute is equal to 60 seconds. इस तरह से स्मॉलर यूनिट्स में हमने डिवाइड किया है सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल। ठीक है, नेक्स्ट वाला आता है सेंटिसिमल सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल। सेंटिसिमल सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल। सेंटिसिमल सिस्टम को हम फ्रेंच सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल भी बोलते हैं। ऑब्वियस बात है कि इन्वेंटेड बाय द फ्रेंच पीपल, दैट्स व्हाई फ्रेंच सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल। इन दिस सिस्टम अगेन राइट एंगल को हमने बेस लिया है, बट दिस टाइम दिस वन राइट एंगल is divided into 100 equal parts. Instead of 90 parts, we divide in 100 parts, and each part is known as 1 grade. So one right angle is equal to 100 grades. 100 grades हो जाएगा। One right angle is equal to 100 grades. Correct? Then further
this one grade is divided into 100 smaller parts. Okay, now मजेदार बात यह है कि वो जो स्मॉलर पार्ट है उनको भी हम मिनट ही बोलते हैं, बट दिस टाइम दिस मिनट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस मिनट. ठीक है, वर्ड सेम है तो क्या हुआ, वर्ड सेम हो सकते हैं कई जगह पर, मीनिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है. ठीक है, सो देयरफॉर बी केयरफुल, वन ग्रेड इज 100 minutes in centesimal system. 100 minutes. सिंबल थोड़ा सा चेंज किया, जो स्लैश है उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया. 100 minutes. And then further, this 1 minute is divided into 100 equal parts, smaller parts, known as seconds, 100 seconds. ठीक है, अब इसका कोई रीजन नहीं होता है, किसी ने कुछ नाम रख दिया तो उसका क्या रीजन देंगे, अपन डेफिनेशन दे रहे हैं अभी तो. ठीक है, जैसे किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामर ने, कोई भी डेवलपर है वो प्रोग्राम डेवलप करता है और उसका कोई नाम दे दिया उसने, है ना, वायरस. अब एक्चुअल वायरस तो वो होता है जो हम लोग सुन रहे हैं या हमारे लिए प्रॉब्लम करता है, बट कंप्यूटर वायरस भी तो होता है. तो जिसने भी सबसे पहले इन्वेंट किया उसने देखा कि यार ये सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को खत्म करने वाली चीज है, तो उसने को रिलेट किया लाइफ से, ह्यूमन लाइफ से रिलेट किया कि वायरस भी ऐसी चीज होती है जो ह्यूमन लाइफ को खराब कर देती है, तो उसने नाम दे दिया वायरस. बट दैट वायरस इज एक्चुअली अ कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को खराब करता है. ठीक है, तो एक ही नाम जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग सेंस में हम लोग काम में ले सकते हैं. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर. ठीक है, फॉर्चुनेटली सेंटिसिमल सिस्टम जो है हम लोग रेयरली काम लेते हैं, कभी काम जनरली आता नहीं है. ठीक है, या तो हम ये वाला सिस्टम काम में लेते हैं या फिर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम जो अब हम लोग डिफाइन करेंगे, विच इज नोन एज सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल. तो सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल is definitely more important than the sexagesimal system of measuring an angle. So the third system is circular system of measuring an angle. Circular system of measuring an angle. ठीक है? This is definitely much more important now. In fact, now onwards, we'll be using this system more often than the sexagesimal system. ठीक है? डिग्री वाला भी हम काम में लेंगे, लेकिन कम काम में लेंगे. अब हम यही वाला सिस्टम ज्यादा काम में लेने वाले हैं. ठीक है? सर्कुलर सिस्टम, नाम से ही थोड़ा पता लग रहा है कि सर्कल के ऊपर बेस्ड एक सिस्टम बनाया है हमने. करेक्ट? तो सर्कल के ऊपर हमने कैसे एंगल को डिफाइन किया? वी टेक अ सर्कल, कोई भी एक सर्कल हमने यूज किया, एनी सर्कल वी कैन टेक. सर्कल हमने लिया. नाउ सर्कल को, सर्कल का हमने एक आर्क लिया विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. ये वाला आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है. ठीक है? देन the angle made by this arc at the center of the circle is known as 1 radian. 1 and because circle पे defined है, C लगाएंगे हम, ऊपर हम C लगाते हैं, C for circular system, but बोलते रेडियन है. ठीक है? अब जिसने भी पहली बार डिफाइन किया होगा उसने ऐसा ही कुछ सोचा होगा उस समय, तो हमें भी उसको फॉलो करना है. ठीक है? डेफिनेशन पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं. एक बार डेफिनेशन होने के बाद में, उसके बाद जब हम उसकी प्रॉपर्टीज करते हैं, उसका यूज करते हैं, तब हमें हर जगह पे सोचना है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, हाउ इट इज हैपनिंग. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन 1 radian angle. Okay, so once again I repeat, 1 radian angle is the angle made by an arc of the circle which is equal to radius of the circle at the center of the circle. करेक्ट? सबको आएगा समझ में? ठीक है? रेडियन, 1 रेडियन एंगल ऐसा एंगल होता है जो हम आर्क ऑफ द सर्कल यूज करेंगे विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. करेक्ट? नाउ हम इसको एज ए यूनिट तब यूज कर सकते हैं
व्हेन इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। जैसे पिछले दो सिस्टम्स में हमने सीखा कि दोनों सिस्टम में एक कांस्टेंट क्वांटिटी यूज हो रहा था, वन राइट एंगल, ठीक है, तो राइट एंगल इज अ कांस्टेंट थिंग। अब यहाँ पे हमने किसी सर्कल के बेसिस के ऊपर ये डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट है तभी तो हम इसको यूनिट की तरह यूज कर पाएंगे। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कांस्टेंट है, यानी इट शुड नॉट बी अ वेरिएबल क्वांटिटी। ये जो एंगल हम डिफाइन कर रहे हैं ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अब कितने लोग देखें पकड़ते हैं इस चीज को, वेरिएबल नहीं होने का क्या मतलब है यहाँ पर? सर हर जगह सेम होगा। हर जगह सेम होगा, इसका मतलब कहाँ किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा? सर जैसे इसके अंदर जितना जितना सर्किल का रेडियस है उतना ही आर्क लेंथ डिपेंड करेगा, तो वो चेंज होता रहेगा। लेकिन क्या? सर इसके अंदर आप रेडियस को ही अगर रेडियस आर्क लेंथ के इक्वल है तब 1 रेडियन होता है, तो हाँ। रेडियस के सर्कल पे डिपेंड करता है, तो वो रेडियस के सर्कल के अगर रेडियस वेरी हो गया तो फिर आपका यूनिट वेरी हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, हाँ तो वो कांस्टेंट नहीं है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कंक्लूजन क्या हुआ? ये तो कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट हो गया। ये कांस्टेंट कब होगा? कांस्टेंट मतलब वन रेडियन एंगल को मैं कांस्टेंट कब कब कह सकता हूं? जब ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करे। क्या चीज इसको वेरिएबल बनाएगा, बना सकता है? सर रेडियस ऑफ द सर्कल उसको वेरिएबल बना सकता है। मतलब थीटा। सर्कल चेंज हो जाएगा तो थीटा। थीटा? थीटा कहां से काम आ गया बीच में ही? अर्पिता अभी 10th क्लास नहीं पढ़ रही है तू? हाँ हाँ, सर वैल्यू ऑफ एंगल। क्या? सर एंगल की वैल्यू। अबे यार क्या तुम लोग बिल्कुल अभी भी सोचना नहीं जानते हो बिल्कुल ही। अरे सीधी सी बात है कि कांस्टेंट होने का मतलब है कि सर्कल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सर्कल में इतना ले लूं तब भी 1 रेडियन एंगल बनना चाहिए अगर इसका रेडियस यूज किया तो, और सर्कल में इतना बड़ा ले लूं तब भी एंगल 1 रेडियन बनना चाहिए अगर ये मैंने रेडियस के इक्वल ले लिया तो इस सर्कल के, तभी तो कांस्टेंट होगा। पता नहीं क्या क्या बोलते हो। थिंकिंग तो करना सीखो कि कोई चीज मैंने डिफाइन किया वो सर्कल के ऊपर सर्कल के बेसिस पे मैंने डिफाइन किया, तो अगर सर्कल चेंज होगा तो वो चेंज हो सकता है, होगा नहीं वो हमें प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सर्कल चेंज हो गया तो हो सकता है कि मेरा ये डेफिनेशन 1 रेडियन का चेंज हो जाए, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग एंगल बन रहा है, यहाँ कुछ अलग बन रहा है, यहाँ कुछ अलग बन रहा है, तो फिर मैं 1 रेडियन को यूनिट की तरह यूज नहीं कर सकता हूं। इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। द सर्कल में बी एज स्मॉल एज पॉसिबल और द सर्कल में बी एज बिग एज पॉसिबल, डज नॉट मैटर। अगर आपने आर्क, सर्कल का आर्क रेडियस के इक्वल लिया और वहां से सेंटर को ज्वाइन किया तो एंगल सेम बनेगा हर सर्कल में, जिसको हमने 1 रेडियन बोला है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे इसको प्रूव करना पड़ेगा, ऐसे में ग्रांटेड नहीं ले सकता हूं, ठीक है, कि ये हाँ ऐसा होगा। सो वी विल प्रूव दैट द 1 रेडियन एंगल विच वी हैव डिफाइंड ऑन अ सर्कल, ठीक है, is it's a constant angle. It does not depend upon the radius of the circle, क्योंकि सर्कल चेंज होने का मतलब रेडियस चेंज होना, ठीक है। तो सर्कल छोटा या बड़ा होने पर 1 रेडियन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वो सेम एंगल बना रहना चाहिए, हमेशा सेम ही होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू प्रूव दैट the definition of 1 radian angle which we have defined does not depend upon the radius of the circle. Getting my point? ठीक है, तब हम इसको कांस्टेंट की तरह डील कर सकते हैं, तब हम इसको एज ए यूनिट की तरह डील कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस प्रूव इट कि 1 रेडियन जो एंगल है वो रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, सिंस arc of the circle
is proportional to the angle made by the arc at the center of the circle. L is proportional to theta. Am I right? ठीक है, थीटा का मतलब हुआ जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल लिया, ये लेंथ ऑफ द आर्क ले लिया, ये एंगल थीटा कोई बन रहा है, तो जैसे जैसे लेंथ ऑफ द आर्क चेंज होता जाएगा थीटा भी चेंज होता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर थीटा बड़ा होगा तो लेंथ बड़ा हो जाएगा, या उल्टा बोल सकते हो, लेंथ ऑफ द आर्क बड़ा होगा तो थीटा भी बड़ा हो जाएगा। करेक्ट? ओके, इसलिए ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया हमने। ओके, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, सो L इज इक्वल टू K इंटू थीटा। करेक्ट? अब ये तुम लोग भी है ना रट के बोलते हो, अभी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो कांस्टेंट आ गया, किसी को पता नहीं होता कि क्यों आता है कांस्टेंट, बस रट लेते हो कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। कौन बताएगा मुझे? बता सकता है कोई? देखो आता सबको है लेकिन रीजनिंग किसी को नहीं पता है। इतना ग्रांटेड लेके पढ़ते हो मैथ्स को कि बस मैथ्स तो हमें आता ही है, हमारे खून में ही है, जबकि रीजनिंग के अलावा मैथ्स में कुछ नहीं है। अगर रीजनिंग नहीं आती है तो मैथ्स नहीं है। आप मैथ्स पढ़ने के नाम पे मजाक कर रहे हो। है कोई बताएगा मुझे? प्रियांशु वीडियो क्यों नहीं चल रहा है तेरा? और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लाने के लिए हाँ क्या? शायद उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लाने के लिए अर्पिता तू पता नहीं क्या क्या बोल रही है। अरे तू अभी 10th की डोमेन से बाहर निकल भाई, ये अपन अलग लेवल का मैथ्स पढ़ रहे हैं। अभी मैं रीजनिंग पूछ रहा हूँ, तू न्यूमेरिकल वैल्यू पता नहीं कहाँ से ले आई है। सर आपने पूछा ना कि के क्यों लगाते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए। क्यों लगाते हैं उसका रीजन बताना है तुझे, वैल्यू से क्या मतलब है मुझे? वैल्यू थोड़ी हमें पता है के की। वाई के इज कांस्टेंट हियर, कांस्टेंट क्यों लगाना पड़ता है प्रोपोर्शनलिटी का? ये तो नहीं पता है। तो फिर जबरदस्ती आंसर क्यों दे रही है? गलत आंसर देने में नेगेटिव मार्किंग और होती है, ध्यान रखना है। बताएगा कोई और? नहीं? सब लोग जानते हो क्या ये, या नहीं जानते हो ये भी? नहीं? अरे प्रोपोर्शनलिटी का मतलब यही तो हुआ कि जैसे से जिस स्पीड से एल इंक्रीज हो रहा है उसी स्पीड से थीटा भी होना चाहिए। तो एल और थीटा का जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। तो इसका मतलब यही तो हुआ, एल अपॉन थीटा इज इक्वल टू के हैज टू बी कांस्टेंट, रेशियो ऑफ एल एंड थीटा शुड बी सेम। इतना सिंपल सा आंसर है, इसलिए के को कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एल कभी ज्यादा हो गया तो थीटा कुछ कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है? एल कभी कम हो रहा है तो थीटा कुछ कम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सो देयरफॉर एल इज इक्वल टू के इंटू थीटा हो गया। अब देखो मैं 1 रेडियन को कांस्टेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन एल का वैल्यू आर हो जाएगा इफ आई कंसिडर द एंगल टू बी 1 रेडियन, so k into 1 radian. Correct? First result. अगर मैं L का वैल्यू 2 pi r ले लेता हूं तो what will be the angle? 2 pi r पूरा सर्कल, एंगल कितना बनेगा? अरे रेडियन में नहीं बताना है, एंगल तो जानते हो ना, 2 pi r। पूरा सर्कल यूज कर लिया तो एंगल नहीं बता सकते हो? पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। डिग्री तो कांस्टेंट होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, तो 360 डिग्री। करेक्ट? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, r और r कैंसिल हो जाएगा, 1/2 पाई, k और k कैंसिल हो गया, 1 रेडियन अपॉन 360 डिग्रीज आएगा। 360 डिग्रीज को उधर ले जाओ, 2 से कैंसिल कर दो, तो आई हैव प्रूव्ड दैट
1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, या ऐसे बोल दो 180 अपॉन पाई डिग्रीज। इज इट अ कांस्टेंट क्वांटिटी? अरे डिग्री तो कांस्टेंट होता है भाई। 180 अपॉन पाई कांस्टेंट है कि नहीं है? यस। पाई वेरिएबल है या कांस्टेंट है? अरे आंसर तो दो, पाई भी नहीं जानते हो क्या? कांस्टेंट है सर। अच्छा, क्या होता है पाई का डेफिनेशन, क्या होता है? व्हाट इज पाई? रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। हाँ, कौन बोला? प्रियांशु। प्रियांशु, हाँ आप थोड़ा तेज करने यार आवाज, माइक को पास में ला। The ratio of diameter and the circumference of the circle. तो पहले न्यूमरेटर बोलते हैं कि पहले डिनोमिनेटर बोलते हैं? Sorry sir, circumference and diameter. हाँ, Circumference and diameter. अरे सरकमफेरेंस ऊपर लेना है कि डायमीटर ऊपर लेना है? तो circumference ऊपर लेना है। हाँ, तो फिर सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर बोलना। यस, पाई का डेफिनेशन होता है किसी भी सर्कल के लिए सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। ठीक है, circumference of a circle divided by diameter, circumference of a circle divided by उसका diameter is equal to pi। ये सर्कल, ये पाई का डेफिनेशन होता है। पाई का वैल्यू नहीं पूछा मैंने, पाई का डेफिनेशन पूछा है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 3.14। 22/7। 22/7 3.14। हाँ, 3.14 अप्रॉक्स। approximately 3.14। ओके, approximately 3.14। तो एग्जैक्ट वैल्यू किसी को पता है? ये 22/7 क्या होता है? ये अप्रोक्स होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू होता है? एग्जैक्ट। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू। सर अप्रॉक्स वैल्यू होता है। सर अप्रॉक्स होता है। अप्रोक्स होता है। एग्जैक्ट किसी को पता है क्या? नो सर, सर इरेशनल नंबर। हाँ, सर इरेशनल नंबर। अप्रोक्स किसी को ये एग्जैक्ट किसी को पता है कि पाई का वैल्यू? नहीं, नहीं, अगर पता हो तो हम कुछ नोबेल प्राइज जैसा कुछ सजेस्ट कर दें तुम लोगों के लिए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है। Nobody knows the exact value of pi. Pi is an irrational number, ध्यान रखना है। ठीक है, 22/7 जो है this is correct up to 2 places of decimal, इसके बाद ये wrong हो जाता है। ओके, एक और बेटर वैल्यू होता है पाई का 355/113। This is a better approximation than 22/7। ओके, दिस इज करेक्ट अप टू 6 places of decimal, उसके बाद ये भी गलत हो जाता है। Till now the value of pi has been found up to 20 lakhs places of decimal. Still it is non-terminating and non-repeating. Okay, so pi is an irrational number, ध्यान रखना है। Okay, pi का exact value कोई नहीं जानता है। Okay, now so let us come back, but definitely it is a constant quantity। So 180 upon pi is a constant quantity। डिग्री definitely constant होता ही है। तो 1 रेडियन 180 upon pi डिग्री आ गया, r कहीं आ नहीं रहा है, इसका मतलब सर्कल की रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो 1 रेडियन जो हमने एंगल डिफाइन किया है वो सर्कल की रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। That's why it is a constant angle। So 1 radian can be considered, can be taken as a unit to measure an angle। आगे समझ में? ठीक है, यहीं से हमने एक दो रिलेशंस और निकाल लिए हैं। पाई को इधर ट्रांसफर कर दो, तो पाई रेडियंस आर इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसी को। पाई रेडियंस आर इक्वल टू 180 डिग्रीज, करेक्ट। अभी तुम लोग को एक और गलतफहमी हो जाती है, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हो आधा अधूरा सा जिसको ज्ञान होता है वो सब प्रॉब्लम बहुत करने वाला है। ठीक है,
बहुत सारे बच्चे बोलेंगे पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अबे पाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप ये बोलते हो कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज एज स्टूपिड एज सेइंग 5 is equal to 5 kilometer. Can you say 5 is equal to 5 kilometer? Huh? If you say 5 is equal to 5 kilometer, तो मैं बोलूंगा 5 is equal to 5 millimeter. कुछ भी बोल सकते हैं फिर तो अपन, ठीक है? Are you getting what I'm trying to say? है ना? आपने एक साइड में तो लिख दिया 5 और एक साइड में लिख दिया 5 किलोमीटर. Does it make any sense? कोई सेंस है क्या इसका? नहीं है ना, ये तो एक नंबर है, 5 तो एक नंबर है, उधर 5 किलोमीटर एक डिस्टेंस को मेजर करने वाला यूनिट है, ठीक है? तो अगर 5 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर लिख रहे हो तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी की बात है। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे, इफ यू से पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। पाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्रीज। एक्चुअली व्हाट इज द राइट स्टेटमेंट? अभी तो बताया मैंने। Pi radian equals रिया थोड़ा तेज बोलना। pi radian equals to 180 degrees. हाँ, अभी तुम लोग सिंक्रोनाइज करो अपने आप को, जब भी बोलना हो तो अनम्यूट करो, माइक को पास में लाओ और ठीक से बोलो, ठीक है? ध्यान रखो, पाई रेडियंस आर इक्वल टू 180 डिग्रीज। पाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि अगर पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बोला, इसका मतलब ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 3.14 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एक तरफ तो हम यूनिट काम में ले रहे हैं, एक तरफ केवल एक छोटा एक नंबर काम में ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 3.14 रेडियंस अप्रोक्सीमेटली आर इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एक यूनिट दूसरे यूनिट में कन्वर्टिबल होता है, वैसा ही सिस्टम है। डिग्री को हम रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियंस को हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके? बट नाउ ऑनवर्ड्स क्योंकि हम रेडियंस ही ज्यादा काम लेने वाले हैं, नाउ ऑनवर्ड्स, बात को अच्छी तरह से सुनना है मेरी, ठीक है? रेडियंस ही हम ज्यादा काम में लेने वाले हैं, डिग्री को भी हम कम करते जाएंगे यूज करना, ठीक है? तो ये वाला जो सी है, इसको हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं एंगल के साथ लगाना। जब भी हम एंगल विदाउट एनी ये वाला सिंबल, डिग्री के लिए हमेशा अपने को ये सिंबल यूज करना है, यानी एक पॉइंट लगाओ या सर्कल बनाओ ऊपर, तब तो डिग्री में होगा। लेकिन अगर आपने पॉइंट नहीं लगाया, सर्कल नहीं बनाया, सी नहीं लिखा, इसका मतलब होगा दैट एंगल इज इन रेडियंस। रेडियंस में ही यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा साइन ऑफ एक्स, कहीं पे आ गया साइन एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स इज इन सपोज कहीं पे sin x आ गया। हाँ, तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया है, तो साइन एक्स का मतलब है साइन ऑफ एक्स रेडियंस, ठीक है? अगर मुझे डिग्री में लिखना होगा तो आई हैव टू राइट साइन ऑफ एक्स डिग्री लाइक दिस, ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे डिग्री के लिए, ठीक है? तो डिग्री के लिए आपको हमेशा ऊपर एक सर्कल बनाना है या एक पॉइंट लगाना है। लेकिन अगर आप बिना किसी उसके लिखते हो, दैट मीन्स इट इज टू बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। पक्का? आगे सबको समझ में? जैसे मैं पूछता हूं, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45? बोलो, साइन 45 का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता? क्या टेबल बना के बताओगे? हाँ, √2/2। क्या? √2/2। √2/2 इज सेम एज 1/√2। अच्छा, 1/√2। सब लोग एग्री कर रहे हैं? नो सर। No sir. हाँ, कौन डिसएग्री कर रहे हैं? सर डिग्री नहीं लगाया। Sir degree नहीं है, वो हाँ, रेडियंस में है। यस, यही तो अटेंटिव रहना था अपने आप को। मैंने ऊपर समझाया और उसी का यहाँ पे यूज कर लिया और वही गलती कर दी। कहाँ लिखा मैंने 45 डिग्री भाई? मैंने लिखा है साइन 45, मैंने साइन 45 डिग्री नहीं लिखा है।
ठीक है, इसका मतलब है साइन 45 रेडियंस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो साइन 45 रेडियंस का कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग। अगर आप डिग्री में लिखना चाह रहे हैं तो यू हैव टू मेंशन इट, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री इतना ज्यादा काम में लेते हैं कि बार बार हम एक्स के ऊपर सी लगाने की जरूरत नहीं समझते हैं, इसलिए हमने ये एक कन्वेंशन बना लिया है कि जब भी हम एंगल को बिना किसी सिंबल के लिखेंगे तो वो रेडियंस में समझा जाएगा। So now onwards we have to consider the angles in radians rather than degrees. डिग्री में लिख रहे हैं तो एक सिंबल बनाना जरूरी है ऊपर डिग्री का। आगे सबको समझ में? इसलिए लूजली हम ये बोल देते हैं कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन अपने को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। इन फैक्ट पाई रेडियंस आर इक्वल टू 180 डिग्रीज। आगे समझ में? ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। देयरफॉर 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री हो गया। उल्टा करें, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, पाई अपॉन 180 रेडियंस आर इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, तो हम डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं as and when required. So far so good. Okay, प्रोसीड करता हूं आगे। जैसे कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो हम लोग काफी ज्यादा काम में लेंगे, उनकी वैल्यूज में लिख देता हूं जल्दी जल्दी। सो देयरफॉर दोनों साइड में 30 डिग्री काफी काम आने वाला है। 30 डिग्री दोनों साइड में 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कितना मिलेगा? 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस? कितना टाइम लगता है तुम लोगों को मल्टीप्लाई करने में? अबे 30 इधर मल्टीप्लाई किया, 30 इधर मल्टीप्लाई करो, 30 से 180 को कैंसिल करोगे तो पाई बाई 6 आ गया ना। तो इतना टाइम लोगे? 3 मिनट लोगे मल्टीप्लाई करने में? हाँ, 3 सेकंड लगना चाहिए। पाई बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। काफी काम आने वाला है। अब मैं रेडियन का सिंबल नहीं लगाने वाला हूं, बट मीनिंग बिल्कुल क्लियर है कि वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियन। ओके, नाउ 60 के लिए बोलो कितना बन जाएगा? इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पाई बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ओके, इधर 90 से मल्टीप्लाई कर दो। पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओके, 120 डिग्री निकालना है। 120 यहां से जल्दी फास्ट होगा, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो काम आने वाली हैं। ओके, फिर आता है 150 डिग्री। यहां पे ज्यादा अच्छा है, 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। 150 डिग्री 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 इज इक्वल टू 150 डिग्रीज। 180 डिग्री के लिए दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 270 डिग्रीज दोनों साइड में, इधर 270 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। सो 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 270 डिग्रीज। इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 पाई आ जाएगा 360 डिग्रीज। ओके, ये कुछ मैंने स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखी हैं, काफी काम आता है। यहां से पाई बाई 4 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। आगे समझ में? ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हम फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं। करो आगे प्रोसीड। ठीक है, अब इसके आगे आता है लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर।
length of the arc and area of the sector. Area of a sector. ठीक है, पहले जो 10th में पढ़ते हो उसको रिकॉल करवा रहा हूं, फिर हम उससे नई चीज कैसे डिराइव करेंगे वो बताने वाला हूं। करेक्ट। लेंथ ऑफ द आर्क, ये मैंने सर्कल ले लिया एक, यहां से यहां तक का जो लेंथ ऑफ द आर्क उसको L बोला। एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर इज से थीटा। करेक्ट। तो लेंथ ऑफ द आर्क हम कैसे निकालते हैं, याद है किसी को, बताएगा कोई? θ.362 ये तो फॉर्मूला हो गया, निकालते कैसे, कहां से आया ये? वो नहीं पता, दक्ष है? क्या जोरदार रटते हो यार, रटवा दो बस मैथ्स को, है ना? हिस्ट्री की तरह जैसे बोलोगे वैसे हम रट लेंगे, समझेंगे नहीं। पर अब जरा सा मैं ट्विस्ट कर दूं तो फिर क्या करेगा तू? बस θ/360 × 2πr बोल देगा। अरे कितना सिंपल सा है, यूनिटरी मेथड ही तो होता है, उसमें ऐसा क्या लंबा चौड़ा हिस्ट्री है कि जिसको समझ नहीं सकते हैं। 5 सेकंड का काम होता है खाली। जब 360 का एंगल होगा तो लेंथ ऑफ द आर्क 2πr हो गया। लिखने की जरूरत नहीं है, केवल सोचो। 360 एंगल होने पर लेंथ ऑफ द आर्क 2πr। जब 1 डिग्री का एंगल होगा तो लेंथ ऑफ द आर्क 2πr/360। जब एंगल थीटा होगा तो लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगा 2πr/360 इंटू थीटा। अभी क्या हुआ इसमें? 5 सेकंड की चीज को भी हम, जिसको हम डिराइव कर सकते हैं, उसको भी रट रहे हैं, इसीलिए तो थिंकिंग डेवलप नहीं होती है। ठीक है। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला आ गया πr थीटा डिवाइडेड बाय 180 where theta is measured in terms of degrees. Theta is in degrees. देखो यहां पे नीचे 180 डिग्री होता है ना? अच्छी तरह से समझो यूनिट्स को भी, नहीं तो वो फिजिक्स में मैं देखता हूँ यूनिट एंड डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर, उसमें भी गोलमाल करते रहते हो, जबकि इतना सिंपल चैप्टर होता है, वो कुछ करना नहीं होता उसमें। यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ थीटा डिग्री में होगा, तभी इसका डिग्री और इसका डिग्री कैंसिल होगा, डिग्री खत्म हो गया। पाई का कोई यूनिट होता नहीं है। ठीक है, केवल आर का यूनिट बचेगा। आर का यूनिट वही होगा जो लेंथ का यूनिट होता है। देयरफॉर लेंथ का और आर का यूनिट सेम होगा, होना भी चाहिए। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी होता है। ठीक है। सो यूनिट्स आर ऑल एडजस्टेड। यूनिट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। नाउ यहीं से एरिया ऑफ द सेक्टर, ये कौन बताएगा मुझे? एरिया ऑफ द सेक्टर जानते हो ना, ये वाला एरिया। थीटा अच्छा हाँ, थीटा अपॉन 350 पाई आर। थीटा अपॉन 360 पाई आर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, किसने बोला? अर्पिता ने। हाँ बोल, कैसे आया? जैसे एंगल आया वैसे ही। जैसे एरिया एंगल आया, ये क्या बोल रही है? सर्कल का पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर। हाँ तो पहले बोलना पूरा ढंग से। 360 डिग्री एंगल होने पर एरिया पाई आर स्क्वायर, ऐसे बोल पूरा, ऐसे मत बोल थी जैसे एंगल आया वैसे आ गया। कैजुअल एटीट्यूड से मत पढ़ मैथ्स को। ठीक है। हाँ वापस बोल। 360 डिग्री पे पूरा एंगल, पूरा एरिया जो है सर्कल का वो पाई आर स्क्वायर। हाँ फिर फिर उसके बाद जो भी एंगल होगा उसको डिवाइड करते जाएंगे। फिर वही बात, ये गोलमाल क्यों करती है तू बीच में? इतनी कहाँ जल्दी है तेरे को जाने की?
पता लग जाता है उससे दिमाग में कि बस जल्दी से बस पहुंचो, फटाफट नंबर लेके आओ, बस कुछ लेना देना नहीं है सीखने से। हाँ, कितना सिंपल सा यूनिटरी मेथड होता है। 360 डिग्री एंगल पे एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, 1 डिग्री पे निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 हो जाएगा, थीटा डिग्री पे निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इंटू थीटा डिग्री, ऐसे लिखेंगे। इतनी सी बात को बोलना था। क्लैरिटी ऑफ माइंड जब तक नहीं लेके आएगी थॉट्स में, तब तक बहुत परेशान हो जाएगी, कुछ नहीं सीखेगी आगे। तभी मैं तेरे से बार बार कह रहा हूं कि 10th के स्टाइल से मत पढ़। अब ये बच्चे तो थोड़ा 15-20 दिन हो गए मेरे साथ में, तो इनको पता है कि कैसे चेंज करना है, इसलिए पहले ये भी ऐसे ही बोलते थे तेरी तरह जल्दी से। ठीक है, तो अभी थोड़ा सोचना शुरू किया इन लोगों ने, क्योंकि पता है कि जैसे मैं कुछ बताऊंगा बोले प्रूफ बताओ पहले। आया समझ में? ठीक है, सो देयरफॉर एरिया का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ऊपर भी डिग्री है, नीचे भी डिग्री है, डिग्री डिग्री कैंसिल हो गया, मींस थीटा इज इन डिग्रीज, थीटा डिग्रीज में है। करेक्ट। नाउ वन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आई वांट टू फाइंड हियर, बहुत काम आने वाला है वो भी। एरिया ऑफ द सेक्टर और लेंथ ऑफ द आर्क में एक और रिलेशनशिप हम निकालना चाह रहे हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर को मैंने लिखा पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय r by 2। कैन आई राइट दैट? एक r को इधर सेपरेट कर दिया, 360 में से 180 यहां यूज किया तो 2 को बाहर निकाल दिया उधर। ठीक है, और इसकी जगह हम l लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू l r by 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम का है ये। एरिया ऑफ द सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क में रिलेशनशिप। एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू l इंटू r डिवाइडेड बाई 2। करो प्रोसीड आगे। ठीक है, ये 10th का रिवीजन है, मैंने नहीं पढ़ाना था ये, बट पढ़ाना पड़ता है क्योंकि पता लगे कि कुछ गलत कर रहे हो, यहाँ पर मिस्टेक्स करना एकदम बंद कर दो। ठीक है, अब हम आते हैं कि जब थीटा को रेडियंस में मेजर करेंगे तो फिर क्या हमारे पास रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि वो हम ज्यादा यूज करेंगे रादर देन यूजिंग दीज। करेक्ट। सो लेट अस सी, जब थीटा को हम रेडियंस में काम में लेंगे, ठीक है, करेक्ट, तो कैसे डिराइव करेंगे? लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, चलो डिराइव करो, सेम ही प्रोसीजर है, इसमें क्या है? अगर ये प्रोसीजर समझ में आ गया, इसीलिए तो मैं इसका प्रूफ समझा रहा था। अगर इसका प्रूफ आता है तो वो भी आ जाएगा। अरे एंगल को डिग्री की जगह रेडियंस में तो लेना है, प्रोसीजर तो सेम ही है। देखते हैं किसने पकड़ा है। एनीवन? नहीं? अरे वो कितना कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं यार। 360 की जगह कितना रेडियन होगा, चलो ये बता दो। अभी तो लिखा था 360 की जगह कितना रेडियन होता है? 2 पाई। तो फिर क्या प्रॉब्लम हो गई? जब एंगल 2 पाई है तो लेंथ ऑफ द आर्क 2 पाई आर है। ये रटने की आदत छोड़ोगे तभी तो समझ में आएगी ऐसी बातें। अब नई चीज क्यों नहीं डिराइव कर पा रहे हो? क्योंकि रटने में खोए हुए थे। तो जब मैंने बता दिया उसके बाद भी नहीं सोचा कि हमें ऐसे सोचना है। तो जब वन रेडियन का एंगल होगा तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई हो जाएगा। तो जब थीटा रेडियन का एंगल होगा तो 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई हो जाएगा, यानी कैंसिल हो गया। तो r इंटू थीटा, L इज इक्वल टू r इंटू थीटा, थीटा इज
in radians. जब थीटा को हम रेडियंस में यूज करते हैं तो एल का वैल्यू आर इंटू थीटा आएगा, लेंथ ऑफ द आर्क। वेरी सिंपल रिजल्ट और बहुत काम का है। इसका मतलब अगर आप थीटा निकालना चाह रहे हैं, दिस इज सेम एज सेइंग थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ऑफ कोर्स थीटा इज इन रेडियंस। लेंथ ऑफ द आर्क को रेडियस से डिवाइड कर दोगे तो जो एंगल बन रहा है वो आ जाएगा हमारे पास इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। ध्यान रखना है। ओके बोलो अब एरिया के लिए क्या आएगा? वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एरिया के लिए बताओ, एरिया ऑफ द सेक्टर, उसके लिए क्या यूज करोगे? सर थीटा आर स्क्वायर अपॉन 2। आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2, करेक्ट। कैसे निकाला बोल आर्यम? सर 360 को 2 पाई से रिप्लेस कर दिया। 360 को, हाँ बोल बोल आगे। अभी क्या रिप्लेस क्यों बोलता है ऐसे यार? दिमाग में सोचना होता है, रिप्लेस करना बोलना थोड़ी होता है। पूरा बोल ढंग से। सर जो एरिया का फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें 360 को 2 पाई से रिप्लेस कर दिया। फिर शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं? यहां से नहीं सोचेगा कि जैसे मैंने डिराइव किया वैसे नहीं सोचेगा, उधर ही तुक्केबाजी कर रहा है। चलो निकल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी तुझे पता नहीं है आगे जाके कितनी गलतियां होती हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह से तुम लोग शॉर्टकट ढूंढो। शॉर्टकट भूल जाए एकदम बिल्कुल। इसमें क्या डिफिकल्टी है यार? इसमें क्या कोई जो इसको क्यों नहीं सोचते हो? तो फिर सोचना इसके ऊपर। बोल वहां क्यों कर रहा है तू? इसको इससे रिप्लेस कर दिया और उसको उससे रिप्लेस कर दिया, उल्टे सीधे काम क्यों कर रहा है? ये देखो आप सोचना ही नहीं आ रहा है। सर जब थीटा इज 2 पाई तब एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। हाँ। सर जब एंगल थीटा होगा तो एरिया विल बी थीटा अपॉन 2 पाई इनटू पाई आर स्क्वायर। फिर कितना हुआ? तो आ गया ना सर आर स्क्वायर थीटा। हाँ फिर रिप्लेसमेंट वाला क्या चल रहा है तेरा? अभी तो मैं, और अगर मैं इसके सटल वाली चीज पे जाऊंगा तो फिर समझ में नहीं आएगी मेरी बात। अभी तो और हमें डेप्थ में जाना पड़ेगा इसके, अगर इसको समझना है तो। लेकिन मैं यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी तो तुम लोग सरफेस लेवल पे नहीं समझ पा रहे हो चीजों को। ठीक है, तो डेप्थ में तभी समझ पाओगे जब दिमाग को डेवलप करने की कोशिश करोगे, ना कि शॉर्टकट ढूंढोगे। शॉर्टकट ढूंढना एकदम बंद कर दो। ठीक है, तुक्के मत लगाओ। वहां से कर सकते थे हम, जब एंगल हमारा 2 पाई होगा तो उधर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 1 होने पर पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई हो जाएगा। थीटा होगा तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, यहां से भी कर सकते थे। मैं देख रहा था कोई स्मार्ट बच्चा दिखे। यहां से ये वाला रिलेशन में थीटा कहीं यूज नहीं हो रहा है। आर यू सीइंग दैट? इस रिलेशन में थीटा यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब चाहे रेडियन में मेजर करो चाहे डिग्री में मेजर करो, थीटा जाए भाड़ में, हमारे पास ये रिलेशन हमेशा सही है। आया कि नहीं समझ में? ठीक है, सो दैट इज द स्मार्टनेस। ये वाला यूज करते तो और भी जल्दी आ जाता। एरिया का वैल्यू हो गया L इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, L हमारे पास ये रहा, आर थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। सो आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, half r square theta. This is the area of the sector. If theta is measured in terms of radians, when theta is in radians, जब थीटा रेडियंस में होगा तो हमारे पास में L का वैल्यू होगा R इंटू थीटा और एरिया का वैल्यू हो जाएगा हाफ R स्क्वायर थीटा।
आगे सबको समझ में? पक्का? करूं प्रोसीड आगे? ठीक है, नेक्स्ट। ये हम कि जब रेडियंस में हम लोग यूज करते हैं थीटा को तो क्या होता है। ओके, अब आते हैं एंगल ऑफ एनी साइज। एंगल ऑफ एनी साइज 0 से लेके 90 डिग्री तक का एंगल हम लोगों ने पढ़ा है ना? जनरली हम लोग उतना ही पढ़ते हैं 10 तक। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा जनरलाइज करना चाह रहे हैं कि हम किसी भी साइज का एंगल डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन कर रहे हैं एंगल को। ओके, और वो भी क्योंकि सर्कुलर वे में डिफाइन करते हैं, इसलिए भी सर्कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो। ओके, एंगल ऑफ एनी साइज भी डिफाइन कर रहे हैं एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स भी डिफाइन कर रहे हैं कि एंगल पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। तो हमने देखो हर चीज के लिए डिफाइन करना जरूरी होता है। जैसे तुम्हें कैसे पता कि पॉजिटिव नंबर कैसे डिफाइन करते हैं, नेगेटिव नंबर कैसे आते हैं? वो डेफिनेशन ही तो होती है। कोई हमारे पास भगवान ने थोड़ी बना के भेज दिया कि ये नंबर नेगेटिव है और ये नंबर पॉजिटिव है। वो हमने डिसाइड किया, हमने डिफाइन किया कि नंबर लाइन लिया, 0 के राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स बोल देंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स बोल देंगे। तो ऐसे हमने उसको डिफाइन किया, लेकिन हम उनको यूज करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम सोचते ही नहीं है कि वो कैसे डिफाइन किए गए थे। ठीक है, तो एग्जैक्टली इन द सेम वे वी डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स फर्स्ट। उसके लिए हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन और वो सब चीजें काम में लेने वाले हैं। ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज द इंपॉर्टेंट रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हम पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स को डिफाइन करने वाले हैं। ओके, ये मैंने कोई लाइन लिया, इसको ओरिजिन पे रखा और इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मैंने कोइंसाइड करवा दिया। The angle between these two lines is considered to be 0 और defined to be 0. Okay, जैसे ही मैं इस लाइन को रोटेट करूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज opposite to the watch, then the angle is considered to be positive. Okay, but if I rotate the same line in the clockwise direction, ऐसे नीचे की तरफ, तो एंगल वुड बी कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, पॉजिटिव एंगल तब होगा जब हम एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे, नेगेटिव एंगल तब होगा जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मेजर करेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम कैसे उसको मेजर कर रहे हैं। ओके, जैसे ऐसे समझिए, यहां पे मैंने एक एंगल लिया। ओके, से ये एंगल है 45 डिग्री विच इज इक्वल टू π/4 रेडियंस। अगर मैं यहां से यूं जा रहा हूं, डायरेक्शन मेरा ऐसे है, तो मैं इसको बोलूंगा +45 डिग्री का एंगल। आया समझ में? ठीक है, अब इतना तो सबको ही पता है कि सर्कल में 360 बनता है। अगर मैं इधर से इधर नहीं जाके, सपोज मैं यहां से यूं जाता हूं, ऐसे डायरेक्शन मैंने चेंज कर लिया, लाइन सेम है बट डायरेक्शन मैंने ऐसे चेंज कर लिया, तो अब ये एंगल कितने का हो जाएगा? -315 डिग्रीज। यस, माइनस का 315 डिग्रीज। एक ही बात है। प्लस का 45 डिग्री का एंगल इज सेम एज माइनस का 315 डिग्रीज एंगल। लाइन वुड बी सेम। इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स, एक ही लाइन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स को रिप्रेजेंट करने वाला है। कैसे देखो, पहले पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया क्या सबको? जब आप एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो एंगल वुड बी कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो एंगल वुड बी कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव एंगल का बस इतना ही मीनिंग होता है। ठीक है, अब एंगल ऑफ एनी साइज की बात करते हैं। किसी भी साइज का हम एंगल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहां पर 0 एंगल हो गया, 0 डिग्री बोले या 0 रेडियंस बोल दें, एक ही बात है।
यहां आएंगे तो 90 डिग्री हो गया, जिसको मैं π/2 रेडियंस यूज करूंगा। ज्यादातर टाइम मैं रेडियंस में ही लूंगा, बट शुरू में डिग्रीज भी ज्यादा बोलूंगा जिससे कि तुम लोग को जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, दिस इज 180 डिग्री और पाई रेडियंस। ओके, क्योंकि यहां से यहां तक 90 हो गया, फिर 90 में 90 ऐड कर दो तो 180 डिग्रीज आ गया। ठीक है, फिर उसमें 180 में भी 90 ऐड कर दो तो 270 हो जाएगा। 270 का मतलब होता है 3π/2 रेडियंस, और फिर 270 में वापस 90 ऐड कर दो तो 360 यानी 2π रेडियंस। ये मेरा एक राउंड कंप्लीट हो गया। करेक्ट, जीरो एंगल π/2, देन पाई, 3π/2 एंड देन 2π रेडियंस। डिग्रीज में बोलता हूं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, स्टिल आई कीप ऑन मूविंग, क्योंकि अब इसी के अंदर तो डिफाइन करना है मुझे। ठीक है, तो आई विल कीप ऑन मूविंग। वापस हम आगे आगे ऊपर 2π में फिर वापस π/2 ऐड कर दिया। ठीक है, तो 360 प्लस 90, 360 प्लस 90 कितना हो गया? 250 360 प्लस 90 450। 450 हाँ 450। ठीक है, रेडियंस में यूज करेंगे तो 2π प्लस π/2, 2π प्लस π/2 5π/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5π/2 में π/2 ऐड कर दो, राइट, तो 6π/2 यानी 3π आ जाएगा। 3π में π/2 फिर से ऐड कर दो तो इधर आ जाएगा 7π/2। 7π/2 में π/2 और ऐड कर दो तो इधर आ जाएगा 4π। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, फिर वापस मूव करते जाएंगे हम। 4π प्लस π/2 कितना हो जाएगा? 9π/2। 9π/2 प्लस π/2 5π आएगा। 5π प्लस π/2 11π/2। कीप डूइंग दिस वे, 6π एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग दिस थिंग? समझ में आया सबको? ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना चल रहे हैं या कितना रोटेट कर रहे हैं या कितने राउंड्स यूज कर रहे हैं। एक ही लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अब देखो इन 4 लाइंस के लिए उल्टा प्रोसीड करते हैं। ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज में मूव किया था इसलिए ऐसे एंगल्स आए। लेट अस स्टार्ट मूविंग इन क्लॉकवाइज। ऐसे चलते हैं तो यही लाइन -π/2 को रिप्रेजेंट कर देगा। ऐसे आएंगे तो दिस इज -π, दिस इज माइनस का 3π/2। ठीक है, पूरा कंप्लीट राउंड कर दिया तो माइनस का 2π बन जाएगा। -2π से फिर वापस नीचे आ जाओ तो माइनस का 5π/2, माइनस का बन जाएगा 5π/2, नहीं माइनस का 3π/2, माइनस का π/2, माइनस का 5π/2। करेक्ट, ये हो जाएगा माइनस का 3π, दिस इज माइनस का 7π/2। कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग, माइनस का 4π। ठीक है, दिस इज हाउ वी मेक अ कन्वेंशन फॉर एनी साइज एंगल। जैसे किसी ने बोला कि 1 करोड़ डिग्री का एंगल बनाना है, कैसे बनाओगे? +1 करोड़ डिग्री का बनाना है तो कीप मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज, मूव करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जहां पे भी 1 करोड़ आ जाए वहीं रुक जाओ, वही 1 करोड़ डिग्री का एंगल हो गया। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, किसी ने बोला कि नहीं हमें तो माइनस में चाहिए, माइनस में 10 लाख डिग्री का एंगल बनाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लॉकवाइज में मूव करो, ऐसे मूव करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जहां पे भी 10 लाख हो जाते हैं वहीं पे रुक जाओ, दैट इज -10 लाख डिग्रीज एंगल। आगे कन्वेंशन समझ में? ठीक है,
That is how we measure or we define the positive and negative and any size angle. तीनों चीजें मैंने बता दी हैं, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल और किसी भी साइज का एंगल, चाहे वो नेगेटिव में हो, चाहे पॉजिटिव में हो, चाहे बहुत बड़ा हो, चाहे बहुत छोटा हो, इट डजंट मैटर, सारे एंगल्स डिफाइन कर दिए हमने. ठीक है, तो अभी 90 से बाहर आ जाओ. करेक्ट, अभी 90 तक सोचना बंद कर दो. जितना जल्दी बाहर आ जाओगे 90 से, उतना ही आसान हो जाएंगी मेरी बातें समझना. ऑलराइट, देखो एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है. ओके, व्हाट इज दैट? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एंगल्स हमारे पास किस तरह के हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एंगल्स हैं 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एटसेट्रा, -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई एटसेट्रा. ये इस तरह के एंगल्स हैं. कैन यू गिव मी अ जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर दीज एंगल्स? यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए मुझे एक जनरल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर किस तरह के एंगल्स लाई करेंगे? एनीवन? Some multiples of 2 pi. हाँ, मल्टीपल्स ऑफ 2 pi. हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई. ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूं इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, ऑल आर इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई. ठीक है, इवन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, -2 पाई, -4 पाई एंड सो ऑन. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए मेरे पास एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में चीजें डिराइव कर रहा हूं, अच्छी तरह से ध्यान रखना है, थिंक करना है, सोचना है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी. 2n पाई, 2n पाई, n का कोई भी वैल्यू डालो इंटीजर, हमेशा जो एंगल होगा वो यहां पर होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर. Can any one of you give me some kind of representation? इसी तरह का कोई नेगेटिव एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो? यस, सोचो ना यार, क्या चीज है ये? पाई, Sir, odd 3 पाई, integral 5 पाई. multiples. हाँ, यस, Odd integral multiples of pi. हाँ, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई. ठीक है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एटसेट्रा, माइनस पाई, -3 पाई, -7 पाई एटसेट्रा. ठीक है, सो ऑड नंबर. अभी ऑड नंबर के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, बोल आर्यम? किसी भी ऑड नंबर को हम कैसे लिखते हैं? 2n plus 1. 2n plus 1. करेक्ट. सो 2n plus 1 into पाई, ब्रैकेट में लगाना है. ये ब्रैकेट नहीं लगाने की भी बहुत ही खराब आदत है तुम लोगों की, ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते हो. 2n plus 1 into pi, odd multiples of pi will always lie on the negative side of x-axis. Correct? Let us see how many of you can tell me for positive y-axis and then negative y-axis. देखते हैं कौन बना सकता है. ऑब्जर्व करो, π/2, 5π/2, 9π/2, 11π/2 etc, -3π/2, -7π/2 etc. Think of some representation for these angles. ऐसा रिप्रेजेंटेशन बताना है जिसमें कि सारे ये वाले एंगल्स आ जाएं, कोई भी एंगल मिस नहीं हो रहा हो. Sir, odd integrals of pi divided by 2. π/2 का odd multiples, you mean to say? Yes, sir. एक ही तो बात हुई ना दक्ष?
सर डिवाइडेड बाय 2 भी तो। अरे पाई बाई 2 बोल रहा हूँ तो पाई की जगह पाई बाई 2, एक ही तो बात हो गई। यस सर। फिर से बोल, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 बोल रहा है क्या? यस सर। Odd multiples of pi by 2. Suppose he says odd multiples of pi by 2. Say 2n plus 1 into pi by 2. Do you agree? अगर मैं n का वैल्यू 1 डालता हूं तो 3 pi by 2 आ गया। कहाँ है इधर? दिख रहा है क्या 3 pi by 2? फिर 0 डालता हूं तो pi by 2 आ जाएगा, बट 1 डालते ही 3 pi by 2 बन गया। तो क्या मतलब निकला? Yes. Anyone wants to do any correction over here? देखो क्यों नहीं आ रहा है तुमको सोचना, क्योंकि आदत में नहीं है अभी तक। ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन रही है 1 5 9, पाई बाई 2 तो सब में सेम ही है, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस के ऊपर सोचना होता है 1 5 9 11। इसका जनरल टर्म क्या होगा? इसका जनरल टर्म क्या होगा? Alternate odd multiples. क्या Alternate odd multiples. ये क्या होता है ऑल्टरनेट ऑड मल्टीपल्स? यार तुक्के लगा रहा है तू भी आर्यम। अब कभी कभार ठीक हो जाए तो सही है, अभी उल्टे सीधे काम करना बंद कर। ऑल्टरनेट ऑड मल्टीपल्स, हाँ जी 1 5 9 11। इसके लिए जनरल टर्म नहीं बता सकते हो मुझे? एपी नहीं पढ़ा गया 10th स्टैंडर्ड में? अबे एपी तो है 1 5 9 11, 4 कॉमन डिफरेंस है। इसका nth टर्म क्या होगा? सर वो जनरल 11 टर्म 13 होना चाहिए फिर। कहाँ पे? सर 1 5 9 13 होना चाहिए। सॉरी हाँ 13। अरे हाँ सर इसका nth टर्म तो 4n minus 3 है। 4n minus 3। 4n minus 3। yes। 4n minus 3। आर यू श्योर? n का वैल्यू 1 डाल दूं तो 4n minus 3 के हिसाब से क्या आएगा? 1 आ जाएगा। 2 डाल दूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सही है? पक्का? अगर मैं इसको 4n plus 1 लिख दूं तो ऑफ कोर्स 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 0 से स्टार्ट कर दो, उसमें क्या नुकसान है? 4n minus 3 भी सही है, 4n minus 3 लिखना भी ठीक है और 4n plus 1 लिखना भी ठीक है। क्यों? जैसे 4n minus 3 किसी ने लिखा सपोज, इसीलिए बोल रहा हूं कि देखो चेंज होने पर क्या होता है। अब अगर मैंने रटा हुआ होता तो मैं अड़ जाता, नहीं 4n plus 1 ही लिखना है। बट जिसको सोचना आता है वो सोचेगा कि 4n minus 3 and 4n plus 1 आर सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 4n minus 3, इसमें मैंने 4 ऐड कर दिया सपोज, तो ये 4n plus 1 बन गया, और हर 4 के बाद ही तो डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है जब n का वैल्यू यहां 0 डालूंगा तो 1 मिलेगा, और यहां n का वैल्यू 1 डालूंगा तो भी 1 मिलेगा। तो n का वैल्यू चेंज हो रहा है। यहां n का वैल्यू मैंने -1 डाला तो इधर -3 मिलेगा। यहां n का वैल्यू 0 डालेंगे तो -3 मिल जाएगा। सो दे आर सेम, करेक्ट? बोथ आर सेम, राइट? सो दिस विल बी 4n plus 1 into pi by 2 where n belongs to integers. ब्रैकेट वैकेट सब ठीक से होना चाहिए एकदम। आप चेक कर सकते हो, 0 डालोगे पाई बाई 2 आ जाएगा, 1 डालेंगे 5 पाई बाई 2 आएगा, 2 डालेंगे 9 पाई बाई 2 आ जाएगा, -1 डाल दो, माइनस का 3 पाई बाई 2 हो गया, -2 डाल दो, -2 डालने से -7 पाई बाई 2 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल एंगल्स। ठीक है? व्हाट अबाउट दिस?
इसका आप बता सकते हो? अबे सेम ही तो प्रोसीजर है। इस बार सीक्वेंस बन रहा है 3 7 11 वाला। अरे ये तो एकदम ओरली आने चाहिए तुम लोगों को। 4n-1 सर 4n-1 pi by 2. 4n-1 इंटू पाई बाई 2 बिल्कुल सही है, करेक्ट। 4n-1 इंटू पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n का वैल्यू 0 डाल दो, माइनस पाई बाई 2 वो है यहाँ पर, 1 डाल देंगे 3 पाई बाई 2 आ रहा है, 2 डाल देंगे 7 पाई बाई 2, 3 डाल देंगे 11 पाई बाई 2, माइनस का 1 डाल दो, माइनस का 5 पाई बाई 2, सब कुछ आ रहा है। सो 4n-1 इंटू पाई बाई 2 आ रहा है, करेक्ट। आ गया समझ में? ठीक है। सो जनरल रिप्रेजेंटेशंस आ गए हमारे पास। पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस 2n पाई, नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है। पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस 4n plus 1 ब्रैकेट इंटू पाई बाई 2, एंड नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस 4n minus 1 इंटू पाई बाई 2, करेक्ट। कोई रटने की जरूरत नहीं है, इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज भी हो सकता है। जैसे उसको मैं 4n plus 1 को 4n minus 3 भी लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसे इसको भी चेंज कर सकते हो। पर्पस ये है कि ये सारे एंगल्स आ जाने चाहिए बस उस रिप्रेजेंटेशन में, करेक्ट। करूं प्रोसीड आगे? नाउ एंटायर एक्स एक्सिस, पूरी एक्स एक्सिस का कौन बताएगा मुझे रिप्रेजेंटेशन? एंटायर एक्स एक्सिस यानी दोनों काउंट कर लो, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, दोनों का कंबाइन करके व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर एक्स एक्सिस? व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू, ऐसा रिप्रेजेंटेशन बताना है जिसमें 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई एटसेट्रा, माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस 4 पाई सब आ जाएं। entire x-axis rather than in two different parts। ये तो उससे भी ज्यादा सिंपल है। n pi n पाई, यस, कुछ करना ही नहीं है, मल्टीपल्स ऑफ पाई। अब इसके लिए मैं m यूज कर रहा हूं n की जगह, so that you do not get confused। m belongs to integers, any multiple of pi, any multiple of pi will always lie on the x-axis। It may be on the positive side of x-axis or maybe on the negative side of x-axis, but definitely it will lie on the x-axis, correct? Any multiple of pi। What about the entire y-axis? पूरा y-axis, entire y-axis, m into pi by 2. हाँ बोल क्या? m into pi by 2. m into pi by 2। रिया गलत बता रही है, m का वैल्यू 2 डाल, क्या आएगा? m plus 1 into pi by 2. अभी देख फिर से गलत बोला है, m plus 1 into pi by 2। सही बोल रही है क्या? m का वैल्यू -1 डाल दे, या m का वैल्यू 1 डाल दे, पूरा ठीक से सोचना। बाहर पाई बाई 2 तो ठीक है, बट उसका मल्टीपल तो ठीक से सोच।
अरे ऐसे सोचो ना, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2। क्या है ये? पाई बाई 2 के क्या है? Odd in ऑड मल्टीपल्स, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, कोई भी बीच में मिसिंग नहीं है। उल्टा चलेंगे तब भी ऐसा ही हो रहा है, -1, -3, -5, -7, -9, -11, सारे ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं। सो दिस इज 2m plus 1 into pi by 2, m belongs to integers. Odd multiples of pi by 2, every odd multiple of pi by 2 or any odd multiple of pi by 2 will always lie on the y-axis, maybe above the x-axis or maybe below the x-axis. पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस हो सकता है, बट डेफिनेटली इट विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। पक्का समझ में आ गया? श्योर? करूं प्रोसीड? सो पूरा नटशेल में पूरा एक बार समराइज कर देता हूं। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, तब मेरी अगली क्लास समझ में आएगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं आने वाली है। ओके तो मैंने पहले भी तुम लोगों को बोला हुआ है, मैथ्स हैज वर्टिकल ग्रोथ। अगर पीछे वाली चीज नहीं आएगी तो आगे वाली चीज समझ में नहीं आएगी। तो हर चीज का रिवीजन होना चाहिए, हर क्लास अच्छी तरह से की हुई होनी चाहिए। जैसे निश्चय काम करना पिछली बार भूल गया था, आज कर लिया गया तूने? यस सर, ये मत कहना कि आज भी भूल गया। कर लिया सबको और एक बार खुद से भी कर लिया। अरे प्रॉब्लम सॉल्व कर ली क्या? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ, अभी ये झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर दे, ऑनेस्टी, एकदम ऑनेस्ट होना है 100% अपने काम के साथ में, यस सर, है ना? और कोई भी इनसिंसियरिटी नहीं दिखाएगा मुझे, क्योंकि क्लास समझ में नहीं आएगी। यस सर। अगली क्लास में 50% समझ में आएगा, उससे अगली क्लास में 25% समझ में आएगा, 3 क्लास के बाद 0% और 4th क्लास के बाद नेगेटिव में समझ में आने लगेगा। ठीक है? सो एवरी क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें मैं काम में लेने वाला हूं और इतना फास्ट काम में लूंगा कि एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है? सो देयरफॉर वंस अगेन वी रिवाइज द एंटायर थिंग। हमने एंगल का एक सिस्टम बनाया, किसी भी साइज का एंगल मेजर करने के लिए। पॉजिटिव एंगल के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं विद रेस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है? एंड नेगेटिव एंगल के लिए we go in the clockwise direction with respect to the x axis again. जितना बड़ा एंगल चाहिए आपको पॉजिटिव में या नेगेटिव में, या जितना छोटा एंगल चाहिए, बस आप चलते जाइए, रोटेट करते जाइए सर्कुलर डायग्राम पे, जहां पहुंच जाए वही एंगल होता है। एंड therefore every line will represent infinite number of angles। जैसे कि हमने एक लाइन का मैंने बनाया था 45 डिग्री पे। अब देखो ये मैंने 45 डिग्री का एंगल बनाया प्लस का। ठीक है? ये इनफाइनाइट एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके कैसे? यहां पूरा राउंड कंप्लीट किया, 360 प्लस 45 भी इधर ही आ जाएगा। फिर 2 राउंड कंप्लीट कर दिए, 720 प्लस 45 भी इधर ही आ जाएगा। ठीक है? उल्टा चलो, यहां से आएंगे तो माइनस का 315 डिग्री हो जाएगा। ठीक है? एक राउंड कंप्लीट करके दूसरा राउंड पे आ जाएंगे। सो एवरी लाइन विल रिप्रेजेंट or can represent infinite number of angles, positive as well as negative। समझ में आ गया पैटर्न सबको? And from there we conclude that positive x-axis will be always represented by 2n pi, even multiples of pi will always lie on the positive y-axis, odd multiples of pi will always lie on the negative x-axis। ठीक है? 4n plus 1 into pi by 2 will always lie on the positive y-axis. 4n minus 1 into pi by 2 will always lie on the negative y-axis। ठीक है? Entire x-axis की बात करें तो any multiple of pi यानी m pi will lie on the entire x-axis, any side of x-axis। Similarly, odd multiples of pi by 2 will always lie on the y-axis। आ गया समझ में सबको समरी? ठीक है? पक्का? ठीक है? सो इस तरह से हम एंगल्स को डिफाइन करते हैं।
ओके, तो आज की क्लास का वापस 2 मिनट में मैं रिवाइज करवा देता हूँ जो जो हमने किया है। और थ्योरी को, ये तुम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि थ्योरी को रिवाइज नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, समझते नहीं हो ठीक से, सीधा प्रॉब्लम करवाओ और नंबर लाओ, एग्जाम पास कराओ। वो एटीट्यूड मेरे साथ छोड़ना पड़ेगा। समझना है चीजों को, थ्योरी को अच्छी तरह से समझना है, तब जाके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। 10th क्लास की प्रॉब्लम नहीं होती कि 2 फॉर्मूला दे दिया, उसके ऊपर बेस 50 प्रॉब्लम दे दी और आप करे जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो मैकेनिकल तरीके से। वैसे नहीं करना है, ठीक है। एवरी प्रॉब्लम विल हैव अ डिफरेंट अप्रोच, और उसके लिए हमारे पास में पूरा थ्योरी का ट्रेजर होना चाहिए, पूरा रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, तो आज हमने क्या क्या सीखा है। डिग्री में तो सब लोग जानते ही हैं, उसका बस एक इंपॉर्टेंट बात है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है, ठीक है। उसके बाद हमने रेडियंस में एंगल डिफाइन किया। 1 रेडियन जो एंगल होता है वो सर्कल के ऊपर अपन डिफाइन करते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल यूज करेंगे लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल के लिए। वहां से जो एंगल बनता है सेंटर पे ऑफ द सर्कल के ऊपर, वो 1 रेडियन एंगल होता है। वहां से हमने प्रूव किया कि 1 रेडियन एंगल कांस्टेंट होता है, और 1 रेडियन एंगल का वैल्यू निकाल दिया विच इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज, और वी कैन से पाई रेडियंस आर इक्वल टू 180 डिग्रीज। बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, रेडियंस को डिग्रीज में, डिग्रीज को रेडियंस में हम whenever we want can change, और करते भी हैं। वहां से कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स मैंने निकाले थे। पाई बाई 2 इज 90 होता है, पाई बाई 4 45 होता है, पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, 2 पाई बाई 3 120 होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। करेक्ट, ये कुछ मैंने स्टैंडर्ड एंगल्स निकाले थे। उसके बाद हम आते हैं लेंथ ऑफ द आर्क विच इज इक्वल टू आर इंटू थीटा व्हेन थीटा इज इन रेडियंस। डिग्री वाला डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और वो ध्यान भी रहना चाहिए। एंड एरिया ऑफ द सेक्टर होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क और एरिया ऑफ द सेक्टर में रिलेशनशिप पता होना चाहिए। एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू एल इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 होता है। ओके, अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। ये फाइन किया एंगल ऑफ एनी साइज, एंगल पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, नेगेटिव क्लॉकवाइज में जाएंगे। जितना प्रिसाइसली करोगे उतना ही क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स होगा, उतना ही कम से कम टाइम लगेगा। जितना कंफ्यूजन रखोगे, जितना जुगाड़ लगाओगे, उतना ही परेशान भी रहोगे अपने आप से, ठीक है। और मुझे तो करोगे ही करोगे। सो बी प्रिसाइज, है ना। चाहे से टाइम लग जाए समझने में, लेकिन एकदम एक्यूरेसी के साथ समझना है हर चीज को। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है। शुरू में टाइम अच्छे से देना है, फिर अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। सो पॉजिटिव एंगल हो गया, नेगेटिव एंगल हो गया, एंगल ऑफ एनी साइज हो गया। 2n पाई पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस और मल्टीपल ऑफ पाई नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस हो गया। 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। Any multiple of pi will lie always on the x-axis. Odd multiples of pi by 2 will always lie on the y-axis. That's it. बताओ, 1.5 घंटे की बात मैंने 2 मिनट में खत्म कर दी। But that is only possible when you have the thoughts very very clear in your mind. आगे सबको समझ में, ठीक है। That's all for today. इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, thank you very much. Good night. Thank you, sir. Okay, बच्चों, sir. thank you. Okay, bye bye. Thank you, sir. Yeah.